वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया। ये वो कंडीशन है जिसमें इंसान को सोते सोते जो है वो आँख खुल जाती है और सांस में तकलीफ़ हो रही होती है और ये तवातर के साथ होता रहे तो इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महीदा साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो है बात हो रही थी ईएनटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ुसूसन आपने कहा था टॉन्सिल्स का मसला होता है, इससे भी होता है। यूवला बड़ा बहुत है जो पीछे एक हिस्सा होता है, या ज़बान किसी की बड़ी हो, जैसे कि मूना साहिबा की कॉल आई थी लाहौर से और उनके हस्बैंड को ये मसला है। एक चीज़ मैं पूछूंगा इससे पहले, स्मोकिंग से भी स्लीप एपनिया होता है क्या, या खर्राटों का मसला होता है स्नोरिंग का? स्मोकिंग जो है वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, जिससे मतलब ब्रेन का एक्टिव हो जाना, जो निकोटीन है, और उसके बाद जाहिर है कि एग्जॉशन का एक पीरियड है और इसके अंदर फिर स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, ये सारे मसले होते हैं वैसे। और ये रिपोर्टेड है, और जो वजूहत बयान की जाती हैं किसी भी टेक्स्ट में, उसमें स्मोकिंग का भी मेंशन हाँ, है। क्योंकि मूना साहिबा के हस्बैंड तो चले स्मोकर नहीं है, लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं, जो खराटे ले रहे होते हैं, स्मोकिंग भी एक सबब होता है। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स पे बात रह गई थी, टॉन्सिल्स पे ही बात शुरू करनी है, लेकिन एक और कॉलर हैं हमारे साथ, मिसेज़ नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ नसीम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। जी, और मुझे अपने मतलब बेटी के बारे में पता करना था। जी वो जी। कोई चीज़ भी खाती है ना, उसके एक तो कान भी उसका बहता है, उसमें से बदबू आती है। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, तो मुझे ये बात करनी थी। और दूसरा, उसके गले में भी अटका लेती है, कोई चीज़ खाती है ना उसके फौरन अटक जाती है गले कितनी में। उम्र है आपकी बच्ची की? अच्छा, वो बच्ची तो मेरी है 25-26 साल की, लेकिन वो थोड़ी जैसे ना रिटार्डेड है, तो मतलब जैसे या तो हो सकता है इस वजह से होता हो इसके साथ। क्या कोई उसका आपको कोई डिजीज़ का नाम पता है? डाउन सिंड्रोम है उसे, या कोई और मसला है, कुछ आपको पता है इसका? नहीं, कुछ भी नहीं, बस उसको फिट्स वगैरह पड़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? हाँ जी, मैं यही पता करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब अभी हम बात करें स्लीप एपनिया की, और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के आखिर में आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। सर, मैं डिप्रेशन का मरीज भी हूँ और उसके अलावा शुगर भी है। ओके। तो मैं जो है शुगर की दवाई खाई है, तो मुझे मोशन वगैरह लग गए थे, जिसकी वजह से मुझे सादी कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी। जी जी। तो इस वजह से मुझे नींद का प्रॉब्लम आ गया था, नींद बिल्कुल नहीं आती थी। फिर मैंने दवाई ली और नींद तो आना शुरू हो गई, लेकिन 3 बजे 2 बजे के करीब मुझे जाग आ जाती है, जिसके बाद गहरी नींद नहीं आती, बस गनुरगी सी रहती है। और इस तरह गुजारना का ये है। आपको गहरी नींद नहीं आती है? गहरी नींद नहीं आती। अच्छा, ठीक है ठीक है। कितने अरसे से मसला है आपको? ये तकरीबन 2-3 महीने से है। और शुगर के लिए आप कौन सी दवा ले रहे हैं? मैं डायमैक्रोन MR30 ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। सिर्फ अब्दुल रहमान साहब, क्योंकि आपका जो मसला है वो मसला है नींद का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पैटर्न। उसके लिए ये कि जो दवा आप ले रहे हैं रात में, उसमें थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है, और जिसने आपको डिप्रेशन की दवा दी है उसी फिजिशियन से एक दफ़ा जाके अपनी दवा का रिव्यू करवा लीजिए। लेकिन इसका स्लीप एपनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अब्दुल गफूर। जी अब्दुल गफूर साहब, फरमाइए। सर, बात यह है कि मुझे जो नींद है ना बहुत गहरी आती है। रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह को 7 बजे बड़ी मुश्किल से उठाते हैं मुझे। अच्छा, ओके। और रात को खाना भी बड़ी मुश्किल से खा सकता हूँ। ओके। एक मैं दवाई खाता हूँ ट्रेक्सिन। अच्छा। उसके खाने के बाद बस गुनूदगी सी छा जाती है, फिर पता नहीं चलता कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ठीक है जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 66 साल है। 66 साल है, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? वज़न कितना है आपका? वज़न मेरा 35-40 किलो के करीब है। क्या कह रहे हैं आप? आर यू श्योर 35-40 किलो? जी जी। कि वज़न में ये हमेशा से आपका इतना ही था या कुछ कमी आई है? 45 किलो था शुरू में, अब 35-40 किलो के करीब है। गिरा है वज़न आपका? जी जी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मशवरा तो मैं दूंगा, फिर डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि आपको ज़रूरत है फ़ौरन किसी फिजिशियन से मुआयना करना है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बात है। ये अनइंटेंशनल वेट लॉस है, वज़न का गिरना जो है
वो किसी भी बीमारी का सबब बहुत लंबी नींद आना, इनको गुनूदगी रहना, मुश्किल से उठते हैं, और वेट लॉस 35-40 किलो तो बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। दूसरा ये जो दवा खा रहे हैं वो है एंग्जियोलिटिक या जो ख्वाब आवर दवाओं की फहरिस्त में आती है, इनका नाम है। तो ये भी एक कॉज है एक्सेसिव स्लीप का। और उसमें उन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि उनको खराटे आते हों या चोकिंग नहीं, स्लीप एपनिया का तो प्रॉब्लम नहीं, इनका तो एक्सेसिव स्लीप है, एक्सेसिव स्लीप है जो दवा की वजह से भी हो सकता है, हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनेलेंस, बिल्कुल हाइपरसोमनिया। तो बेस्ट ये है कि मैं आपको दोबारा कहूँगा अब्दुल गफूर साहब या आपके घर वाले जो देख रहे हैं, फ़ौरन किसी फिजिशियन से, क्योंकि और तमाम लोगों से दुनिया के एक बात ही कहूँगा, अगर किसी का अचानक वज़न बहुत तेज़ी से गिरे ना तो टेक इट वेरी सीरियसली, ये कोई अलार्मिंग फैक्टर होता है। खालिद साहब इस्लामाबाद से, डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लें, इजाज़त है? जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आई एम सॉरी खालिद साहब आपकी कॉल ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब इससे पहले कोई कॉल है, टॉन्सिल्स बड़े में हो तो स्लीप एपनिया का सबब बन सकते हैं, बनता है। क्या करें उसके लिए? उसके लिए ये है कि अगर ये वजह है और दूसरे जैसे स्लीप एपनिया होने लग गया है, और बच्चों का तो मामला ये है कि स्कूल में ज़ाहिर है कि अगर एक रात पूरी अच्छी तरह नहीं सोता तो अगले दिन इसकी परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो बच्चे उनूदगी की हालत में रहते हैं, अटेंशन डेफिसिट का शिकार रहते हैं, और इसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाती है, जिससे माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं। इसमें टॉन्सिलेक्टमी एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम टॉन्सिल निकाल देते हैं बच्चे को एडमिट करके। अच्छा, एक तो ये है कि जो स्लीप एपनिया का सबब है, अमूमन कुछ बच्चों को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, टॉन्सिलाइटिस, गला ख़राब, एंटीबायोटिक, तो उसमें भी टॉन्सिल निकाल देते हैं। उसमें डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, यानी जो आपका फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन जो ट्रीट कर रहा है वो डॉक्यूमेंटेड करके भेजे कि ये मैं पेशेंट को अटेंड करता हूँ, साल में ये 6-7 मरतबा मेरे पास आते हैं टॉन्सिलाइटिस की वजह से। ठीक है, तो ये साइकिल जारी है और इसको ब्रेक करना है। तो टॉन्सिलाइटिस, अगर आपने टॉन्सिलेक्टमी की, उसकी टॉन्सिल्स निकाल दिए तो क्या दोबारा तो नहीं बढ़ जाते? टॉन्सिल कभी भी कोई चीज़ दोबारा नहीं बढ़ती इंसानी जिस्म की। ठीक है, कभी भी नहीं बढ़ती। वो निकल गए तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे ये है, तो बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अकाउंट के लिए। नाक की जो गोश्त होता है ये जो बढ़ जाता है, क्या ये भी स्लीप एपनिया का आपने जैसे बताया कि सबब बन जाता है? नाक की एक तो पार्टीशन है जिसको हम नाक की हड्डी कहते हैं, सेप्टम कहते हैं इसको। वो अगर टेढ़ापन हो जाए और किसी एक नाक को ब्लॉक कर दे तो क्यों होता है टेढ़ा? वो या तो चोट की वजह से होता है या कुछ इडियोपैथिक कॉज जिसको कहते हैं कि इनका कॉज का पता नहीं चलता, उन लोगों में टेढ़ी होती है। ये जब प्रॉब्लम करे, अगर प्रॉब्लम ना हो तो 99% ऑफ द वर्ल्ड की तो जो नाक की अंदर की हड्डी वो टेढ़ी ही होती है 99% लोगों की। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मसले पैदा करे, यानी सांस में रुकावट डाले या स्लीप एपनिया करे। एक तरफ ब्लॉक है तो दूसरी तरफ खुली हुई है। तो दूसरी तरफ तो खुली हुई है, लेकिन उस पर ये होता है जो गोश्त हो जाए, जिसको हम टर्मिनेट कहते हैं, वो उस स्पेस को ओवरकम करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं इसको। तो अमूमन ऑब्स्ट्रक्शन, उनकी जो रुकावट है वो दोनों साइड पर ही रहती है वैसे। और अगर सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन की हद तक मसला है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब नहीं है तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब स्लीप एपनिया हो, नाक बंद होना हो, और जो काम काज, जॉब, स्कूलिंग सब में अगर रुकावट हो रही हो तो उसके अंदर फिर उसका इलाज ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए, अमूमन ये तासुर होता है कि नाक की हड्डी का अगर ऑपरेशन करा लें, टेढ़ापन दूर करें, तो कुछ दिन के बाद दोबारा टेढ़ी हो जाएगी, ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। कोई चीज़ दोबारा रीग्रो करती नहीं है। इंसानी जिस्म से एक मतलब कोई चीज़ कट जाए या सही हो जाए नहीं, अमूमन लोग कहते हैं होम्योपैथिक का इलाज बहुत अच्छा इलाज होता है, वरना जो डॉक्टर साहब जो करेंगे वो दोबारा बढ़ जाएगी। हाँ, इसमें ये है कि हमारे यहाँ ये तासुर है ना? तासुर यही है। और इसका एक बहुत ही जो आंसर है वो बहुत ट्रेजिक है कि हमारे जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर सही वैल्यूएशन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को दूसरे अवारिज होते हैं, मिसाल के तौर पर एलर्जिक राइनाइटिस है, वेजोमोटर राइनाइटिस है, यानी किसी नज़ला ज़ुकाम है, नॉर्मली नाक की हड्डी का ताल्लुक नहीं है, गोश्त का ताल्लुक नहीं है, उसमें भी अगर ऑपरेशन करवा दिए जाएँ तो सिम्टम वही रहते हैं, अलामात वही रहती हैं। इस दोबारा अलामात का मेनटेन रहना या हो जाना, इसको अमूमन आम ज़बान में इसको कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई दोबारा ऑपरेशन के बाद। जबकि वो ऑपरेशन ही सही नहीं हुआ। ऑपरेशन अगर इंडिकेशन में हो प्रॉपर कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, गोश्त बड़ा हुआ है, और उसका ऑपरेशन हो जाए तो रिलीव हो जाएगा मसला। तो इससे ये होगा कि आपकी एक तो सांस में प्रॉब्लम सही हो जाएगी, दूसरा जो खर्राटों के मसले, खर्राटे भी होते हैं इससे बिल्कुल होते हैं स्लीप एपनिया में। यानी मूना साहिबा के जो हस्बैंड है उनको टॉन्सिल्स हो सकता है बड़े में हो, या हो सकता है उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो। तीसरा रह गया यूवला बताएंगे नाजरीन कि ये यूवला क्या होता है, और इस यूवला की जो है ना, ये जो बड़ापन हो जाता है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। किसी की ज़बान ज़्यादा बड़ी हो, वो ज़बान बोलने वाली ज़बान नहीं कि बड़ी लंबी ज़बान है, बहुत बोलता है या बहुत बोलती है, ये वाला मामला नहीं। किसी की ज़बान साइज़ में बड़ी है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।